हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो होपफुली यू आर ऑल गुड। तो जिसका भी आज यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम था, तो होपफुली आपका एग्जाम भी अच्छा हुआ होगा। तो अभी हम आंसर की डिस्कस करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स एंड पॉलिटी के क्वेश्चन, जितने भी हम आंसर ढूंढ पाए। तो आपके साथ डिस्कस करेंगे गिविंग द रीजंस एंड साथ साथ फैक्ट्स भी स्टेट करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 136 रैंक। तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पे हर साल जो रिपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज को आपस में कंपीट करा के एक इंडेक्स यानी कि एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो उसके बेसिस पे 2022 के जो रिपोर्ट के हिसाब से 136 रैंक था इंडिया का। नेक्स्ट वी हैव कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द विमेन्स सिंगल टाइटल इन द सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हेल्ड इन जनवरी 2022। ए अश्विनी पोनप्पा, बी ज्वाला गुट्टा, सी साइना नेहवाल, डी पीवी सिंधु। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु ने ये जो अपना सेकंड अगर आप कहेंगे पदक प्राप्त किया इस साल के अंदर एंड शी बीट हु मालविका बंसूद इन द विमेन्स सिंगल एंड साथ ही साथ उन्होंने ये अवार्ड जीता। और ये कहाँ पे था ऑर्गेनाइज किया हुआ? बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम जो कि लखनऊ में है। एंड शी वन द मैच बाय 21-13 एंड 21-16 इन 35 मिनट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद रेफरेंस टू द 45th वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट, द चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन इटली। सेकंड, द इंडियन टीम वन द सिल्वर मेडल इन द गेम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर अगेन ऑप्शन नंबर बी था कि दोनों स्टेटमेंट से बिल्कुल करेक्ट है। तो इसकी जो फैक्ट्स है उसके अकॉर्डिंगली वो स्टेट करते हैं। तो अगर ब्रिज अगर आपसे पूछा जाए तो ये ताश यानी कि कार्ड्स की एक गेम है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो 45th वर्ल्ड जो ब्रिज की गेम हुई थी दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन साल्मगोर इन इटली। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारी जो इंडियन टीम गई थी, दे हैव वन द सिल्वर मेडल दिस टाइम। तो बोथ द स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो कौन सा प्रोग्राम था? दैट वाज हरियाली प्रोग्राम। ठीक है, तो हरियाली प्रोग्राम के अंडर जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे हम मैक्सिमम जो है वाटर को प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जितना हमारे पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है वो हम करेंगे। ठीक है, एंड उस रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के बाद कुछ ऐसे मीडियम्स को निकालेंगे जिस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको जो है हम एम्प्लॉयमेंट में बदल सके। इसके अलावा हम क्या कर सके कि जो हमारी एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन है उसे ओवरकम कर सके, रेनफॉल के जो पैटर्न्स है उसे थोड़ा बहुत चेंज कर सके, जो पॉवर्टी है उसे एलिवेट कर सके। ये सारा का सारा हरियाली जो स्कीम हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई है फॉर द रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट जो हमारे पास जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था ये कब पास किया गया था? ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। और ये कब किया गया था? स्टेटिंग द फैक्ट्स, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी इंडिया में, तो यहाँ पे यूनियन कार्बाइड से क्या हुआ था? गैस लीक हो गई थी, काफी लोग मरे मध्य प्रदेश में। उसके बाद जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो आप हमारे कहेंगे जुडिशरी ने एक जो टैग लगा दिया था, या जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है उसे अडॉप्ट किया था कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही इसकी जिम्मेदार है इस गैस लीक की। तो उसके बेसिस पे हमारे पास एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट जो है उसे पास किया था हमारे पार्लियामेंट ने 1986 में। तो इसका डी था करेक्ट आंसर। तो अब जो राइट टू एजुकेशन है इसे हमने किस में इंक्लूड किया था या कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में? तो इसका सी आंसर है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ठीक है, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हमने क्या किया, इसे हमने राइट टू लाइफ का पार्ट बना दिया। तो राइट टू लाइफ के पार्ट के अंदर ये अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट बन गया। यानी कि राइट टू लाइफ में वो सारी की सारी चीज़ें आती है जो कि बेसिक जो चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड रहती है फॉर द ह्यूमन टू डेवलप। खाना पीना, रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ अब एजुकेशन को भी इंक्लूड कर दिया गया था। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली में मणिपुर का जो आंसर था दैट वाज इनकरेक्ट, क्योंकि मणिपुर में 60 सीट्स हैं, नॉट 62। तो रेस्ट जो बाकी स्टेट्स हैं उनकी जो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्कुल करेक्टली स्टेटेड है। तो इसका आंसर था ए। नेक्स्ट वी हैव कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द 2 और मोर स्टेट्स कैन बी इस्टेब्लिश्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। तो इस्टेब्लिशमेंट इसकी करती है पार्लियामेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट्स। तो ये जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है 1960s 1966 के अराउंड जब पंजाब और हरियाणा जब बने थे आपस में दो अलग स्टेट्स, उनके लिए स्टार्ट किया गया था। सो बेसिकली एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसे पार्लियामेंट ही स्टैब्लिश कर सकती है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट्स इटसेल्फ। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वी हैव कि विद रेफरेंस टू द इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 दैट वाज गिवन इन अप्रैल 22 मैच से लिस्ट करनी थी हमने। तो इसका करेक्ट आंसर अगेन बी है हमारे पास। कैसे? क्योंकि बेसिकली हम जान लेते हैं कि स्मार्ट सिटीज अवार्ड क्या है। तो अब हमारे पास ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। बहुत सारी ऐसे जो स्टेट्स हैं उनको हम बहुत सारे ऐसे
पेडिस्टल्स के ऊपर जज करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जज करती है, ठीक है। साथ ही साथ इसके ऊपर क्या रहता है, म्यूनिसिपैलिटीज़ भी जज करती है, कंपनीज, पॉलिसी मेकर्स, इन सबको इंक्लूड किया जाता है एंड उसी के बेसिस पे वी गिव अवे या द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स अवे वेरियस काइंड ऑफ अवार्ड कि जो सिटी है हाउ इज इट बिकमिंग स्मार्ट इनफ, राइट, कि उसको किस तरीके से और बेटरमेंट की जा रही है उसकी। सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। तो कैसे, ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंगली वी हैव टू के साथ जाएगा ए, राइट। कल्चर के लिए इंदौर को अवार्ड मिला, देन वी हैव बी में गवर्नेंस के लिए अवार्ड मिला वडोदरा को, देन सी में वी हैव 4 यानी कि सोशल एस्पेक्ट्स के लिए तिरुपति को अवार्ड मिला एंड अर्बन डेवलपमेंट को भोपाल के लिए या भोपाल को अर्बन डेवलपमेंट के लिए अवार्ड मिला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, जो हमारे पास कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कोचीन में इस्टेब्लिश किया गया है। और जो एयरपोर्ट फैसिलिटी है 12 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन 2015 के हिसाब से सैंक्शन की गई थी। नेक्स्ट वी हैव Who among the following was the winner of Miss World 2021 which was held in March 2022 in Puerto Rico? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैरोलिना बेल्सवाका, ठीक है। शी वन द अवार्ड, ठीक है, पोलैंड से हैं वो। इसके अलावा अगर आप बात करें कि पोलैंड से ये अवार्ड जीतने वाली है, जो पैजेंट जीतने वाली है, सेकंड महिला है, सेकंड औरत है, यानी कि 2021 में इनिशियली अवार्ड देने जाने थे बट कोविड की वजह से समहाउ इट गॉट डिलेड एंड 2022 में इसको ये अवार्ड या ये पैजेंट जो है मिस वर्ल्ड का इन्हें दिया गया। नेक्स्ट वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए था, केशवानंद भारती केस में डायरेक्टली गिवन था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन यहाँ से ले डाउन किया गया था बट इसको डिफाइन लेटर ऑन स्टेज पे किया गया था, बट इसको प्रोपाउंड किसने किया था इस केस ने, केशवानंद भारती केस ने, जो कि क्या चीज़ ले डाउन करी थी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम इससे बिल्कुल भी अमेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि मैच करनी है हमने लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। तो बेसिकली यहाँ पे एम स्वामीनाथन जो थे उन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ एसोसिएट किया जाता है, एल के झा जो है उन्हें इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स के साथ, क्योंकि कमेटी भी बनी थी उसी के बेसिस पर उन्होंने अपने जो है ओपिनियंस के हिसाब से दिया था। वर्गीज कुरियन को हम मिल्क प्रोडक्शन के लिए या व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, ठीक है। और मोरारजी देसाई के लिए सोशल कंट्रोल ऑन बैंक्स, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुई थी जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने थे उसके टाइम को, वहाँ पे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की बहुत ज़्यादा खराब थी, तो सोशल कंट्रोल ऑन बैंक्स के ऊपर भी हम यहाँ पे या इकोनॉमिक कंडीशन की जब हम बात करते हैं इसी वजह से हम उनको जिम्मेदार ठहराते हैं फॉर सच काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट वी हैव इज कि हमने योजना के साथ उनके लॉन्चिंग ईयर को मैच करना था, तो करेक्ट आंसर था इसका ऑप्शन नंबर बी। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में लॉन्च हुआ, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 1995 में लॉन्च हुआ, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो थी 1999 में आई एंड संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है वो 2001 में लॉन्च की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। Next we have at which one of the following place World Health Organization is going to establish traditional medicine center? तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, अगेन ऑप्शन नंबर डी जामनगर में, ठीक है। और ये जो इस्टेब्लिश की गई है WHO की तरफ से जामनगर में, बेसिकली इट इज़ टू सर्व एज अ हब, क्योंकि जो जामनगर है उसे क्या करवाना चाहते हैं इसको, इट वांट्स या WHO वांट्स कि जो जामनगर है इट विल सर्व एज अ हब, द न्यू सेंटर बीइंग डिजाइन टू एंगेज बेनिफिट्स टू ऑल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया बीइंग अ सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, हमें ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि WHO को कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल, क्योंकि हम ट्रेडिशनल पैटर्न्स को भी, मेक इन इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा फेमस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो बेसिकली जामनगर को जब हब बनाया जाएगा ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, सो इंडिया विल ऑल्सो गेट अ चांस कि हम आयुर्वेद को और ज़्यादा प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following statement about Lata Mangeshkar is or are true? Recently she died. So इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, both the statements are correct, क्योंकि उनका फर्स्ट जो इंडियन आर्टिस्ट, she was the first Indian artist to perform at the London's Royal Albert Hall. This is a fact. Secondly, she made her debut, जो कि इंटरनेशनल डेब्यू था, again at that London's Royal Albert Hall. तो both the statements are correct. तो यहाँ पे कोई भी गुंजाइश इस चीज़ में नहीं होनी चाहिए. So it is a fact. Both the statements are correct. So next question we have is कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सुन्नी ट्रायंगल इन इराक? इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बसरा, ठीक है। क्योंकि जो सुन्नी ट्रायंगल है बेसिकली वो सुन्नी पॉपुलेशन को ज़्यादा डोमिनेट करती है, तो उस ट्रायंगल में भी हैव तिक्रित, ठीक है, रमादी एंड बगदाद। तो इसकी जो PDF है, ये जो मैं डिस्कस कर रही हूँ आंसर की, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। सो अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड द आंसर्स एंड जो स्टेटमेंट्स हमने आपको प्रोवाइड की है आंसर की के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, A is for assertion, R is for reason. Assertion है कि 73rd amendment of the constitution considered to be a watershed in the history of the local self government in India. Reason क्या दिया है कि 73rd constituent amendment
जो थी हमारी कन्फर्ड मच कॉविटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन पंचायत, उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है, क्योंकि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायती राज के बारे में बात कर रही है, एंड क्योंकि इट इज नोन एज अ वाटरशेड इन द हिस्ट्री ऑफ द लोकल डेवलपमेंट इन इंडिया। लेटर ऑन हम आंसर एक और भी डिस्कस करने वाले हैं। तो एक कमेटी की रिपोर्ट थी, उन्होंने ये चीज़ ले डाउन की थी। लेटर ऑन जाने की कौन सी कमेटी, इफ यू ऑलरेडी नो इट डू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे जो हमारा फर्स्ट जो कमेटी है उन्होंने अगर जो रिपोर्ट ले डाउन की थी उसके बेसिस पे अगर हमारे पास ये जो उन्होंने क्या चीज़ ले डाउन की थी कि 3 टियर हमारे पास पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। तो लेटर ऑन इसको अगर फॉर्म में हम लेकर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ही दिया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले हम रीजनली यानी कि स्टेट वाइज इसे अप्लाई करके देख रहे थे। ऑल ओवर इंडिया में इसको एक सिंगल स्टेटस जो है नहीं दिया गया था। सो बेसिकली जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि दोनों ही ट्रू हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which Indian player has won gold medal in men's 200 meters butterfly swimming event in Copenhagen in April 2022? जिसका करेक्ट आंसर था साजन प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वी हैव इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज नॉट इन उत्तर प्रदेश? इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बडुआ, क्योंकि बडुआ डैम जो है बडुआ रिवर पे है, दैट इज इन अगर आप कहें बिहार में, एंड रेस्ट अडवा जो है बागेलखंड की या अरोरा की बात करें, तीनों ही उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। तो अगेन यहाँ पे सिटीज़ का नाम भी दिया गया है एंड रिवर्स का नाम भी दिया गया है। अगेन ये गंगा के ऊपर बनाए गए डैम्स हैं, गंगा की छोटी मोटी जो ट्रिब्यूटरीज जाती है उसके बेसिस के ऊपर, या गंगा प्रोजेक्ट के अंडर इरीगेशन प्रोवाइड करने के लिए वी कैन सी कि इन्हें इन छोटे छोटे डैम्स को प्रोवाइड किया गया है या बनाया गया है। नेक्स्ट वी हैव इज कंसिडर द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज। तो इनको अरेंज करना था, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास कौन सी पार्टी आई, दैट वाज तेलुगु देशम पार्टी, ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंगली, ठीक है, थर्ड, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास आती है बहुजन समाजवादी पार्टी, दैट इज 1984, ठीक है। फिर समाजवादी पार्टी आती है 1992। नेक्स्ट वी हैव ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1998। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑडिट रिपोर्ट कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, फैक्चुअल क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, क्योंकि वी नो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो कोई भी ऐसी रिपोर्ट जो डायरेक्टली कोई दे देता है बिना किसी स्क्रूटिनी के आप पब्लिश नहीं कर सकते। सो इवन द रिपोर्ट ऑफ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उसको भी स्क्रूटनाइज किया जाता है बाय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लियामेंट्री की सबसे ओल्डेस्ट कमिटीज में से एक है, जो कि 1921 में फॉर्म की गई थी। तो इसके बेसिस पे इनका क्या काम है, इट स्क्रूटनाइज द appropriation accounts of the government of India and reports of the comptroller and auditor general of India thereon. Next we have is on the basis of one district one product program in Uttar Pradesh, which of the following was not correctly matched? तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी था, दैट वाज बागपत। बागपत जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए बेसिकली हम होम फर्निशिंग की आइटम्स को अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो प्रोग्राम है, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, बट अगर उत्तर प्रदेश को रेफरेंस में लेकर चले तो बागपत में होम फर्निशिंग जो है वो अगर हम करें कि उसे प्रमोट किया जा रहा है। अगर वुडन टॉयज़ की बात करें तो उसके लिए चित्रकूट को बेसिकली यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए था। एंड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश में, इट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि कि जो हमारी रीजनल ग्रोथ है वो बैलेंस तरीके से चले, हर एक रीजन को अपनी अपनी जो डेवलपमेंट है, इन जो जिस चीज़ की स्पेशलिटी है वो सामने लाने का मौका मिले। नेक्स्ट वी हैव इज When was the Panchayats Extension to Scheduled Areas Act passed by the Parliament? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1996। तो हम जब पंचायती राज की बात कर रहे हैं, राइट, तो जो पंचायत की ज़रूरत है उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी तो होगी, वहाँ पे भी इलेक्शंस होने चाहिए। तो अब इलेक्शन बीइंग अ डेमोक्रेटिक अफेयर, राइट, जो डेमोक्रेसी है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर भी तो अप्लाई होनी चाहिए। तो इसीलिए ताकि दे ऑल्सो गेट अ से इन टू द गवर्नमेंट, या उनको भी अपनी बात कहने का मौका मिले, या उनको भी ग्रास रूट लेवल पे प्रमोट करने का मौका मिले, या वो भी अपने आप को डेवलप कर सके ग्रास रूट लेवल पे। तो यहाँ पे हमारे पास 1996 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया ताकि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वहाँ पे भी पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट है उसको पास किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। Next we have is 72nd question. Who among the following has become the first woman president of Tanzania in April 2022? जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सामिया सुलूहु हसन। ठीक है, अर्लियर शी वाज द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उसके बाद अब रिसेंटली शी हैज बिकम द प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिंगल विंडो एडमिशन फॉर 2022-2023? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनिशिएटिव भी हमने स्टार्ट किया था, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पे वी हैव सीन कि जो हमारी नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी है एक सिंगल विंडो के अंडर जो है एक टेस्ट को कंडक्ट कराएगी, जिसके बेसिस पे फर्दर जो है एडमिशन के लिए बच्चा अप्लाई कर सकेगा। तो एक सिंगल विंडो सिस्टम को स्टार्ट कर दिया गया है जिसे CUET किया गया है फॉर द अंडर ग्रेजुएट एज वेल। तो ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट के लिए ही नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी स्टार्ट किया जाएगा, लेटर ऑन PhD कोर्सेज के लिए भी स्टार्ट किया जाएगा। बट अभी के लिए अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए कोर्स लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है, या जो प्रोग्राम जो है ये एडमिशन प्रोग्राम ये स्टार्ट किया जा चुका है। नेक्स्ट वी हैव इज मैच करनी है लिस्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ऑलरेडी ये करेक्ट आंसर ऑलरेडी हमें दिया गया है, राइट। तो न्यूली इलेक्टेड प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द विधानसभा, यानी कि जो हमारे स्पीकर रहते हैं ऑफ द विधानसभा, तो ये जो ऑर्डर दिया गया है हमें मैच द फॉलोइंग, बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर दिया गया है, दैट इज रमेश तावड़ेकर इज ऑफ गोवा, देन कुलतार संधवन ऑफ पंजाब, देन T सत्यव्रत ऑफ मणिपुर एंड ऋतु खंडारी ऑफ उत्तराखंड। ये ऑलरेडी हमें करेक्ट आंसर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव कि T Malthus propounded one of the most famous theories, the Malthusian theory, which is related to economy, population, unemployment and poverty। तो ये मैंने पढ़ाई भी थी, मैंने खुद से पर्सनली सोशोलॉजी के लेक्चर्स में माल्थुजियन जो थ्योरी है वो पढ़ाई है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर बी। तो माल्थुजियन थ्योरी क्या कह रही है, बहुत ही ज़्यादा अगर आप कहेंगे आज बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हुई थी। उन्होंने क्या कहा था कि पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करती है साइज में, यू कैन से, एंड साथ ही साथ जो हमारे रिसोर्सेज हैं दैट विल ग्रो अरिथमेटिकली, राइट। कि अगर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो 2 से 4 होंगे, 4 से 6 होंगे, 6 से 8 होंगे, बट हमारी पॉपुलेशन 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32 ऐसे बढ़ती रहेगी। सो बेसिकली हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ताकि हमें एक चेक रखने की ज़रूरत है अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। और जो ये नेचुरल कैलामिटीज़ हमारे एनवायरनमेंट में जो एग्जिस्ट करती हैं या जो होती हैं, दैट इज़ द डिवाइंस या नेचर्स वे ऑफ कीपिंग अ चेक्स एंड बैलेंसेज ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इटसेल्फ। तो माल्थुसियन थ्योरी ये कहती है क्योंकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी किसी भी रेट से बढ़ा नहीं सकते। लेटर ऑन इनकी थ्योरी को जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि मॉडर्नाइजेशन जो है वो पिक्चर में आ गई थी। नेक्स्ट वी हैव इज फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वॉज अनाउंस्ड ऑन। बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन था, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, 25 अगस्त 1946। तो ये जो लिंक है आपको प्रोवाइड कर दिया गया है पीपीटी में, हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल था जिसमें डायरेक्टली ये चीज़ ले डाउन की है कि 25 अगस्त 1946 को द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वॉज अनाउंस्ड, एंड इसके बेसिस पे 14 कैबिनेट मेंबर होने थे, जिसमें से 2 मुस्लिम्स होंगे जिनकी सीट्स लेटर ऑन जो है आफ्टर इलेक्शंस फिल करी जानी थी। सो यहाँ पे आंसर इज ए, 25 अगस्त 1946। फॉर रेफरेंस आपको ये लिंक भी प्रोवाइड कर दिया गया है पीपीटी में, अगर आप ये पढ़ना चाहते हो। नेक्स्ट वी हैव इज लिस्ट हमें मैच करनी थी स्केड्यूल्स। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं बता दूँ, क्योंकि 7 स्केड्यूल भी हैव कि बहुत ज़्यादा फेमस है लिस्ट को लेकर है ना। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड भी आपका चल सकता था, क्योंकि सी के साथ यू ऑल नो कि D4 को ही जाना था, तो सी के साथ 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में जा रहा था, दैट वाज ऑप्शन नंबर सी। तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली मैच कर सकते थे अगर आपको स्केड्यूल याद नहीं थे, बट अगर आपको याद थे तो बहुत अच्छी बात है। थर्ड स्केड्यूल जो है ओथ से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हम कैसे मैच करें। फोर्थ स्केड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, 7th स्केड्यूल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ लॉ, 8th स्केड्यूल विद रेफरेंस टू द लैंग्वेजेस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस बिल्डिंग्स ऑफ द न्यू दिल्ली हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 मूर्ति भवन। तो ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनका रेजिडेंस हुआ करता था, जिसे अभी म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वी हैव इज कि कौन सी कमेटी जो है कौन से साल में बनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट तरीके से दिया गया है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन जो रहती है कि चारों की चारों जो कमिटीज़ है समहाउ ये पंचायती राज के साथ ही आप कहेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड है, क्योंकि जो बलवंत राय मेहता कमेटी है इट वाज द फर्स्ट कमेटी। तो इसका करेक्ट आंसर था बलवंत राय मेहता कमेटी, जो पिछले क्वेश्चन से मैं आपको बता रही थी, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी वाज द फर्स्ट कमेटी जिन्होंने ये कहा था इनडायरेक्टली कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत है, एंड साथ ही साथ 3 टियर हमें पंचायती राज सिस्टम बनाने की जरूरत है, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी ने कहा कि हम 2 टियर पंचायती राज सिस्टम को बनाएंगे, ठीक है। लास्ट हमारे पास आती है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायती राज
आज हमें LM सिंघवी कमेटी ने कहा था कि आपको लेके आने की ज़रूरत है। इसके बाद जो PK थंगन कमेटी थी, उन्होंने कहा कि जो हमारे अगर हम पंचायती राज बना ही रहे हैं तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दे दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देंगे तो एटलीस्ट वहाँ पे इलेक्शंस होगी, डेमोक्रेसी प्रिवेल करेगी। अगर आप सारा कुछ करना चाहते हैं, सो एज अ रिजल्ट PK थंगन कमेटी जो कि 1988 या 89 के अराउंड आई थी, तो उसके बाद फाइनली हमारे पास 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है, जिसमें हम बेसिकली अशोक मेहता कमेटी में जो 2 टियर रिकमेंडेशन की थी उसको हम नकारते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी की जो 3 टियर हमारे पास रिकमेंडेशन आती है कि 3 टियर लेवल पे हमने अपने पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश करना है, हम उसे इस्टेब्लिश करते हैं एंड साथ ही साथ वहाँ पे हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी देते हैं, साथ ही साथ हम वहाँ पे इलेक्शन एंड लोकल बॉडीज को भी इस्टेब्लिश करते हैं। सो दिस वॉज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। Next we have is which of the following 3 states of India were top performing states under the Niti Aayog State Energy and Climate Index declared on 10th April 2022। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि गुजरात, केरला एंड पंजाब। तो नीति आयोग बहुत सारे ऐसी चीज़ों को राउंड 1 का जो उनका रिजल्ट आया था उसके बेसिस पे 6 पैरामीटर्स पे, कौन से पैरामीटर्स थे? डिस्कॉम्स की परफॉर्मेंस, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव, एनर्जी एफिशिएंसी, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और न्यू इनिशिएटिव्स के बेसिस पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे स्टेट्स को जज किया। गुजरात जो है टॉप पोजीशन पे आई है, फॉलोड बाय केरला एंड पंजाब। सो सी वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव हु इज द रिकॉर्ड होल्डर फॉर सिंगल लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय नासा। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मार्क मैंडेहे। ठीक है, उन्होंने कितने, यानी कि 355 कंसेक्यूटिव डेज इन स्पेस स्पेंड किए हैं, यानी कि अगर आप यहाँ की बात करें या लाइफ टाइम की उनकी बात करें, दैट इज इक्विवेलेंट टू 523 डेज ऑफ हिज लाइफ। तो मैक्सिमम रिकॉर्ड उन्होंने यहाँ पे सेट कर दिया है। नेक्स्ट वी हैव कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इनटू द सीक्वेंशियल ऑर्डर्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगेन यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही थी। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सबसे पहले आप अपनी यूनियन एंड स्टेट्स को करेंगे इस्टेब्लिश, है ना। तो वहाँ पे उसके बाद क्या करेंगे, आप सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। तो वहाँ पे उसके बाद आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सेट कर रहे हैं, उससे पहले आप फंडामेंटल राइट्स देंगे कुछ, है ना। फंडामेंटल राइट्स देने के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी देंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बाद वी हैव द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहाँ पे पार्ट 1, 2, 4 एंड 4A जो है पिक्चर में आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज medical students of India were brought to India from Ukraine by Indian government under which of the following operations। बहुत ही फेमस रहा ये, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन गंगा के तहत जो है मेडिकल स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया गया सेफली। इंडिया की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेते हुए इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यूक्रेन से लेकर इंडिया पहुंचाया टाइमली, एंड कहाँ से निकाला उन्हें, एक सेफ पैसेज जो है उसकी डिमांड भी की थी रशिया से। एंड जो आसपास वाली कंट्रीज हैं, कौन सी, रोमेनिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, मोल्डोवा, उनके ऊपर से या अगर आप कहेंगे उनकी हेल्प से जो है पैसेज लेकर हमने सेफली अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंडिया में वापस लेकर आए, ताकि यूक्रेन और रशिया के कन्फ्लिक्ट का असर इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर ना हो, क्योंकि वो फंस गए थे यूक्रेन के अंदर। एंड दे डिमांडेड कि उनकी तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से उनको किसी तरह की हेल्प दी जाए, और इंडियन जो पेरेंट्स हैं वो दे वर ऑल्सो वरीड अबाउट देयर चिल्ड्रन देमसेल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम फॉर क्लीन वाटर एंड वाटर सिक्योरिटी इन April 2022। कर्नाटका वाज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका क्या काम है कि डिजिटल वाटर डाटा बैंक है, लिस्ट ऑफ वाटर डिजिटल डेटा सोर्स फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे रिसर्च की जाएगी कि वाटर जो है उसको साफ तरीके से भी हम रखें, एंड इसके अलावा जो वाटर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी रिसर्चेज जो हो रही हैं, उसका जो डाटा है वो सारा का सारा यहाँ पर दिया गया होगा, एंड साथ ही साथ उसी के बेसिस पे पॉलिसी होंगी, इसी के बेसिस पे हम एंटरप्रेन्योरशिप को फर्दर जो है ले डाउन कर सकते हैं, ताकि जो बच्चे हैं इस चीज़ में रुचि भी ले सके लेटर ऑन। नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट सर्व एज अ वाइस प्रेसिडेंट बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन में से क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज नीलम संजीवा रेड्डी। तो दिस वॉज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट मेक इन इंडिया प्रोग्राम। 2014 का ये प्रोग्राम है और इसका एम क्या है, तो इसके अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में लॉन्च किया था, ताकि जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी है हम उसे बढ़ा सके, कि इंडिया में ही बढ़ा सके, एंटरप्रेन्योरशिप को फर्दर जो है हम आगे लेके जा सकते, और जो FDIs है उन्हें भी अट्रैक्ट कर सके, ताकि जो इंडियन प्रोडक्ट है उसे हम मार्केटेबल बनाएं या उसे उस लेवल तक लेकर जाए ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को compete कर सके। सो दैट इज द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट्स बी वाज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू बिम्स्टेक विच वॉज ऑफ द फॉलोइंग वॉज द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट स्टेटमेंट ही बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बिम्स्टेक का वर्चुअल समिट था, ये इस बार का 5th समिट था, ठीक है। 30 मार्च 2022 को ये एड्रेस किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बट जो 5th समिट है इट वॉज नॉट चेयर्ड बाय इंडिया, इट वॉज चेयर्ड बाय श्रीलंका। किन्होंने, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका है, दैट इज गोतबाया राजपक्षे, उन्होंने ये जो है चेयर किया था। सो द स्टेटमेंट नंबर 1 वॉज ओनली करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज ओनली करेक्ट। तो मेन पर्पस जो है गंगा एक्शन प्रोजेक्ट का विच वॉज लॉन्च इन 1985 वॉज क्या? करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन नंबर ए, मेक इट्स वाटर पोल्यूशन फ्री ओनली। कि हमें पता है कि इनिशियली गंगा के आसपास जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उसे सेटअप किया जा रहा था, तो जो पानी है इंडस्ट्रीज़ के एफ्लुएंट्स है वो सारा का सारा गंगा में एज इट इज़ ही जा रहा था, जिस वजह से गंगा का जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर हो गया था। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैट वाटर या इन ऑर्डर टू मेक दैट वाटर पोल्यूशन फ्री, गंगा एक्शन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था 1985 एंड इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट एट दैट टाइम के किसी भी रिवर को साफ करने के लिए। सो यहाँ पे हमने ए ऑप्शन, मेक इट्स वाटर पोल्यूशन फ्री, जो कि एक एम था गंगा एक्शन प्लान का एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टारगेटेड ग्रुप अंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। तो रिसेंटली अभी हमने ये थर्सडे या फ्राइडे के वीडियो में स्वनिधि स्कीम को भी कवर किया था। इफ यू हैड सीन दैट लेक्चर तो आपको आंसर डेफिनेटली आता होगा। करेक्ट आंसर था स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा या सोचा उन्हें प्रमोट करने के लिए या उन्हें सपोर्ट करने के लिए। तो 2022 में ये जो प्रोजेक्ट है अभी खत्म कर देना था, बट इसे लेटर ऑन एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 तक, एंड लोन दिया गया है स्ट्रीट वेंडर्स को अप टू 10,000 रुपीज़, जो कि साल के अंदर अंदर वो वापस कर सकते हैं अर्ली। जो अगर आपको वो लोन आपका वापस भी कर देते हैं सो उसके ऊपर कोई भी आपको चार्जेस नहीं लगेंगे, एंड अगर अर्ली लोन प्रोवाइड भी कर रहे हैं, सब्सिडी भी देगी गवर्नमेंट, एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड अंडर द प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। नेक्स्ट वी हैव इज by which constitutional amendment Delhi had been made the NCR region या National Capital Region। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वी नो कि दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, तो सेंटर के अंडर डायरेक्टली आएगी। बट 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1991 में पास की गई थी, उसके अकॉर्डिंगली दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था कि वो अंडर, अगर जो शेड्यूल 7 के हमारे जो लिस्ट हैं, लिस्ट नंबर 2 एंड लिस्ट नंबर 3 के अंदर अकॉर्डिंगली अपने लॉज बना सकते हैं। तो हमने स्टेट भी बना दिया था, डिक्लेयर कर दिया था दिल्ली को, एंड साथ ही साथ यूटी तो वो है ही है। बट अगर हम बात करें पुलिस की या पब्लिक ऑर्डर या लैंड की, तो वो डायरेक्टली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following has signed the agreement to resolve Assam-Meghalaya border dispute in March 2022? So, Home Secretary of India and Chief Secretaries of Assam and Meghalaya. B. Home Secretary of India and Director Generals of Police of Assam and Meghalaya. C. Chief Ministers of Assam and Meghalaya. D. Union Home Minister, Chief Ministers of Assam and Meghalaya. तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कि दोनों ही चीफ मिनिस्टर जो थे असम के एंड मेघालय के, वो हमारे यूनियन मिनिस्टर की अगर हम बात करें, होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, उनके पास जाके यहाँ पे अपना एक मेमोरेंडम साइन करते हैं। 70% ऑफ द डिस्प्यूट जो है उनके बीच में खत्म हो गया है, एंड दे हैव साइंड अ मेमोरेंडम अकॉर्डिंगली। तो चीफ मिनिस्टर्स ऑफ असम एंड मेघालय ने आपस में अपना ये जो डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट का जो 12 रीजन्स के ऊपर है, अकॉर्डिंगली 70% उसके ऊपर खत्म कर दिया है अपना डिस्प्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये डायरेक्टली हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं दिया गया है, सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। सो ये डायरेक्टली फैक्ट्स है। आप क्वेश्चन में आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, डायरेक्टली आपको ये चीज़ मेंशन दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 7th लोकसभा जो कि 1980 में हुई थी। रेस्ट ऑफ द इयर्स आर करेक्टली मार्क के। 13th लोकसभा 1999, 11th लोकसभा 1996, 9th लोकसभा 1989, 7th लोकसभा जो थी वो 1980 थी एंड नॉट 1982। सो द करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वी हैव यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 2 तरह की पॉवर्टीज़ को जो है ले डाउन किया गया है, वो दोनों ही थी इनकम प्रॉपर्टी और ह्यूमन प्रॉपर्टी। तो सी जो इसका करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 2 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इनकम प्रॉपर्टी के विच अराइजेज ड्यू टू लैक ऑफ नेसेसिटीज ऑफ मटीरियल वेलबींग, ठीक है। ह्यूमन पॉवर्टी विच इज द डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द लिविंग एज अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टाइम, ठीक है।
कि जो इनकम पॉवर्टी है कि जो मटेरियल की बात की जाए, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी पर्सन के लिए, अगर उसको वो ना मिले तो वो कहाँ आएगी, इनकम पॉवर्टी के अंडर। ह्यूमन पॉवर्टी के अंदर अगर उनसे बेसिक लाइफस्टाइल जो है प्रोवाइड नहीं किया जाएगा किसी भी इंडिविजुअल को, वो ह्यूमन पॉवर्टी के अंदर गिनी जाएंगी। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने फर्दर ले डाउन किया है। नेक्स्ट वी हैव इज जल जीवन मिशन स्कीम जो है वो कौन से साल के लिए, विच फाइनेंशियल ईयर में यूनियन बजट में इंक्लूडेड थी, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2022-23 के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे जल जीवन मिशन में क्या कहा गया है कि 2024 तक हर एक एरिया को सेफ ड्रिंकिंग वाटर या टैप वाटर की, जहाँ पे हर घर नल जल वाली जो स्कीम है जो बिहार में इनिशियली स्टार्ट की गई थी, फर्दर ऑन बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। सो जल जीवन मिशन के अंडर उसको इंक्लूड करते हुए टैप वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की जब हम बात कर रहे हैं, या वाटर सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ जो है जल जीवन मिशन के अंडर इंक्लूड की गई है, जो कि फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें 2022-2023 का पार्ट बनी थी। सो ऑन विच डेट उत्तर प्रदेश डे इज सेलिब्रेटेड, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कि हर साल 1950 से लेकर अब तक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश डे को सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू कॉमनवेल्थ गेम्स शेड्यूल्ड इन 2022 एंड 2026 रिस्पेक्टिवली कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि पहली स्टेटमेंट हमें कह रही थी कि 2022 की जो गेम्स हैं दे विल बी हेल्ड इन बर्मिंघम इन जुलाई एंड अगस्त, ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड कॉमनवेल्थ गेम विल बी हेल्ड इन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया 2026 की, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो आज के लिए इतना ही। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम की, तो फैक्चुअल नॉलेज भी यहाँ पे थी, करंट बेस्ड जो है नॉलेज वो भी काफ़ी ज़्यादा आपसे पूछी गई है। सो यहाँ पे डेट्स का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि आप कमिटीज़ की बात कर रहे हैं या स्केड्यूल्स की भी बात कर रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की भी बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपको बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ पूछी गई थी। सो ऑल इन ऑल इट वॉज अ बैलेंस ऑफ करंट अफेयर्स साथ साथ स्टैटिक। तो अगर आपको पेपर क्रैक करने की बात की जा रही है तो आपको पक्की बात है कि पढ़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी था, कि ऐसे ही आप अगर ऊपर ऊपर से पढ़ के पेपर दे देते तो आई डोंट थिंक कि इजीली ये चीज़ क्रैक आप कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।